गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस क्लास में जो जिस विषय की चर्चा हम लोग करेंगे वो है विसर्ग संधि। इससे पहले हम लोग व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुके थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है तो बहुत कुछ व्यंजन संधि में, उतने बड़े एरिया को हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी को हम लोगों ने मुख्य रूप से ध्यान में रखा है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो विसर्ग संधि देखेंगे व्यंजन संधि के आगे जो आपके सिलेबस में आया हुआ है, स्पेशली क्लास 8, 9, 10 तक में जो आवश्यकता है या 11, 12 तक में जो आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के सिलेबस के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है विसर्ग संधि। बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि नाम है इस संधि का विसर्ग, तो संस्कृत में इस विसर्ग संधि का अपना एक बड़ा ही विशेष महत्व है। लेकिन एक तरह से आप देखेंगे यदि थोड़ा सा पीछे जाकर, तो जो हम व्यंजन संधि पढ़े हैं उसी व्यंजन संधि से कहीं न कहीं इसका अटैचमेंट है। उसी व्यंजन संधि से यदि थोड़ा सा आप 2 कदम आगे बढ़ जाएं तो आपको विसर्ग संधि मिल जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं विसर्ग संधि का जो संबंध है वो उस व्यंजन संधि से है। और इन दोनों व्यंजन और विसर्ग संधियों में जो सबसे अधिक जो मुख्य रोल अदा करने वाला है वो है उच्चारण स्थान, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुका है। तो उसमें मैंने जो आपको बताया था उसमें उच्चारण स्थान याद करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। तो इसमें जो विसर्ग संधि आज हम देखेंगे वो मैंने आपसे कहा कि वास्तव में ये व्यंजन संधि का ही आगे अगर 2 कदम बढ़ जाएं तो उसी का बदला हुआ रूप ये विसर्ग संधि में होता है। तो कैसे होता है ये बात आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल हम लोग ये देखें कि वास्तव में जो विसर्ग संधि है ये है क्या। पहले तो नॉर्मली हम लोग देख लें, विसर्ग जब भी किसी विसर्ग का किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ जब संधि करते हैं तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग में ही होता है। ध्यान इसी बात को रखना है और इसलिए उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जब भी विकार उत्पन्न होगा वो प्लस के इस तरफ जो विसर्ग होगा उसी में उसमें सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे बाद चाहे वो व्यंजन स्वर हो या व्यंजन हो या स्वर वर्ण हो, दोनों में से कोई भी हो, उसके अकॉर्डिंग उसके कंडीशन के अनुसार विसर्ग जो है अपना अलग अलग रूप बदलता है। तो पहले हम लोग देखें कि वास्तव में तो इसके लिए सबसे जो पहला सूत्र आता है, मैं चाहूँगा कि सूत्र के माध्यम से हम लोग यदि देखते हैं किसी चीज़ को तो ज़्यादा क्लियर होता है। आपको कई बार लगता होगा सर ये क्या बता रहे हैं सूत्र को लेकर के, लेकिन आप यदि उसको एकांत में यदि ध्यान से देखेंगे, एक बार उसको सोचेंगे, तो मैंने जिस प्रक्रिया से आपको ये बताना शुरू किया है वो प्रक्रिया आपको समझने में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा, काफ़ी आपको आसान माने लगेगा, बशर्ते कि आप शुरू से उस प्रोसेस के अनुसार यदि आप देखें तो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः, ये सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग संधि का इसमें प्रारंभ कहें तो यहाँ से हम लोग एक तरह से कर सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति यही होती है। तो ये आपने सूत्र देखा विसर्जनीयस्य सः। ये वास्तव में सूत्र क्या कह रहा है, कहता कि विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय कहते हैं विसर्ग को, विसर्जनीय कहने का मतलब है विसर्ग, है ना। तो चूंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं इसलिए इसका जो प्रारंभिक शब्द आया वो विसर्ग ही आया। तो कहता है कि विसर्ग स्य लगा है, षष्ठी भक्ति, मतलब विसर्ग का क्या हो जाए, स हो जाए, शह। कहता है विसर्ग का क्या हो जाए, स हो। लेकिन विसर्ग का स हो किस स्थिति में हो, कैसा हो, कैसे हम करेंगे स, इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसकी चर्चा यहाँ हम लोग ने नहीं देखा। वास्तव में इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हम लोग इससे पहले खर वसानयोर विसर्जनीय एक सूत्र है, उससे हम लोग खर की अनुवृत्ति लेते हैं। उससे हम लोग जो है ये खरी की अनुवृत्ति लेते हैं। खरी में मूल शब्द खर है, खर वही एक प्रत्याहार है। अब यदि आप खर प्रत्याहार को देखें तो कौन कौन सा आएगा,
ख से यहाँ से आप देख सकते हैं खफ, ख, ये ख है और ख से लेकर के सस सर का यहाँ र है, ये ख है और ये र है। मतलब कि ख से लेकर र के बीच में जितने सारे वर्ण आ गए इन सभी को खर कहा गया। अब कहने का मतलब है खरी, ये खरी की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब कि खरी, खर परे होने पर इसने कंडीशन क्या दिया कि ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को स में तभी हम तब्दील कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं जबकि इस स के बाद खर वर्ण आया हो, है ना। खर के अंतर्गत क्या क्या आ गया, वर्गों का प्रथम वर्ण, देखिए क ख है ना, क प फिर त है, ट है, च है, ये मतलब वर्गों का प्रथम वर्ण हो गया और ख फ छ ठ ये द्वितीय हो गया। तो कहा कि पहला वर्गों का जो प्रथम है और द्वितीय वर्ण हो गया प्लस तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये तीनों। तो कहा कि यदि वर्गों का प्रथम क ख ग घ प्लस ये ये हाँ ठीक है, इसके बाद है द्वितीय वर्ण मतलब कि ख हो गया, च का छ हो गया, उस प्रकार से ट का ठ हो गया, मतलब हर एक वर्ग का द्वितीय वर्ण, हर एक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है। इसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। कहने का मतलब है यदि इसको हम लोग एक फॉर्मूले के रूप में यदि बना लें, यदि देखें तो इसको मैं अभी थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, तो क्या बन रहा है, कहता ये सपोज करिए कि ये विसर्ग है ना, और इसी विसर्ग में परिवर्तन होना है। तो ये विसर्ग कह रहा है कि स में तब बदलेगा जबकि इसके बाद क्या हो, कहता है खर हो, है ना, खर प्रत्याहार हो। खर प्रत्याहार के जो आने वाले वर्ण है इसके अंतर्गत वो है, मतलब कि क्या क्या, वर्गों का प्रथम वर्ण है ना, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण तथा स तालव्य स, मूर्धन्य स तथा दंत स, ठीक है ना। ये विसर्ग के बाद में होना चाहिए, तभी जो है ये विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलेगा, ठीक है ना। यही कहा विसर्जनीय से सह, विसर्ग का इस विसर्ग का क्या हो जाए, स में बदल जाए, स में परिवर्तन हो, ये विसर्ग स में बदले तब जबकि बाद में कोई ना कोई खर वर्ण होना चाहिए, इसने कंडीशन दिया। अब इसका हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। ये तो एक तरह से इसका जो और क्लियर आपका स्पष्ट जो इसकी जो परिभाषा थी उसको हमने थोड़ा अलग किया है। अब जरा सा आप ध्यान से देखें तो जैसे विष्णु जोड़ त्राता, विष्णु जोड़ त्राता, विष्णु जोड़ त्राता, ये यदि ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए विष्णु में विसर्ग आया है, विष्णु में विसर्ग आया है और इस विसर्ग के बाद में प्लस के बाद में क्या आया है, त्राता। त्राता में मूल शब्द क्या है, त्र, त है, तो त जो है प्रथम वर्ण है ना। इस नियम के अनुसार इसका जो कंडीशन है कि प्रथम वर्ण होना चाहिए, खर के अंतर्गत आने वाला त है, त्राता का त। तब ये जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, स हलंत में बदल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता है तो प्लस के बाद वाले चीज़ों को याद रखना आपको जरूरी है, सिर्फ इसी जगह पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तब आपको सिर्फ विसर्ग को बदलने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको विसर्ग को बदलने में तभी दिक्कत होगी जबकि विसर्ग के प्लस के बाद वाला कौन कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन कौन सा प्रत्याहार आ रहा है, कौन कौन से वर्ण के चलते विसर्ग किस चीज़ों में बदलेगा, इसकी सारी बातें जो डिपेंड रहती हैं वो हमेशा प्लस के बाद वाले चीज़ों पर डिपेंड रहती है, वर्णों पर डिपेंड रहती है, उसके प्रत्याहार पर डिपेंड रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पर खर आया है, यदि खर नहीं रहता, अगर प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण या तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स नहीं रहता, अगर कोई यहाँ पर चतुर्थ वर्ण रहता या पंचम वर्ण रहता, तब जो है स में विसर्ग नहीं बदलता। कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर अब विसर्ग को हमने स में बदल दिया तो क्या बना, विष्णुस्त्राता, विष्णुस त्रा है तो त्रा का त्रा इसे लिख देंगे, त्राता, विष्णुस्त्राता, ये स में बदल गया है
ठीक है। तो विष्णुस्त्राता बना ये रूप। यदि विसर्ग जो बदला वो किस चीज बदला? स्व में। ध्यान ये रखना है कि स्व में तो बदलेगा, तो स्व में मतलब तीनों स्व में बदल सकता है। तालव्य स्व में भी बदल सकता है, मूर्धन्य स्व में भी बदल सकता है और दंत स्व में भी बदल सकता है। अब डिपेंड करता है कि बाद में आने वाला जो वर्ण है वो कैसा है। जैसे कि अब इसमें दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं कि बालह जोड़ चलती, ठीक है, बालह जोड़ चलती, ठीक है। यहां पर देखिएगा बाद में च, खर के अंतर्गत आने वाला च है, चूंकि प्रथम वर्ण में है, वर्गों का प्रथम वर्ण है च। तो ये जो विसर्ग है ये तो स्व में बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये विसर्ग स्व में तो बदलेगा, लेकिन प्रश्न उठता है कि किस स्व में बदलेगा, क्योंकि आपके पास 3 स्व उपलब्ध है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तो ये बात डिपेंड करता है बाद वाले वर्ण पर। जैसे चलती का देखिए च है, तो च है तो इसी जगह पर जो मैंने आपको पहले कहा था कि उच्चारण स्थान आपको याद रखना बड़ा ही जरूरी है। तो उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से देखिए तो बाद में कौन सा उच्चारण स्थान है? च का इचु यशानम तालुह, मतलब च का उच्चारण स्थान तालु है। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो ये जो स बदलेगा वो कौन सा स होगा? वो तालव्य स होगा। हर स्थिति में तालव्य स होगा, क्योंकि बाद में जिस वर्ण के साथ इस स की संधि होने वाली है वो जो वर्ण है वो तालु वर्ण है, वो तालव्य वर्ण है। इच्छु यशानम तालुह, चू चवर्ग आ गया तालु में। तो जो च का उच्चारण स्थान है वो तालु है और तालव्य स का भी जो उच्चारण स्थान है वो भी तालु है। तो दोनों जब मिलेगा तो एक उच्चारण स्थान होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि उच्चारण स्थान संधि में बहुत मायने रखता है। हमेशा प्रयास ये होता है कि परः सन्निकर्ष संहिता, ये एक सूत्र पाणिनि ने लिखा था ये आपके संधि के विषय में, कि संहिता में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपसी सबसे निकटतम जो वर्ण होती है, जो वर्ण होता है सॉरी, उसी में ये आपका उसमें संधि होती है। तो निकटतम वर्ण जो होंगे वो दोनों के दोनों आपस में जब देखिए तो उच्चारण स्थान के भी दृष्टिकोण से नजदीक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से देखें दोनों का दोनों तालु होता है। ये जो स्व बदलेगा वो तालव्य स्व में बदलेगा, न कि मूर्धन्य स्व में होगा, न कि दंत स्व में होगा। इससे पहले जो आपने उदाहरण देखा है वो शायद आपने यहाँ भी ध्यान दिया होगा, यहाँ पर दंत स्व मैंने किया है। दंत स्व इसलिए हुआ क्योंकि बाद में तो आया है। इसकी भी चर्चा मैं फिर से एक बार आपके सामने मैं कर देना चाहता हूँ। विष्णुस में जो विष्णुस देख रहे हैं, ये जो स्व बदला, विसर्ग जो स्व में बदला, ये विसर्ग दंत स्व में इसलिए बदला क्योंकि बाद में देखिए तो है, और तो का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऋतु लसानाम दंताह। ऋतु, तु मतलब त्वर्ग। तो यदि बाद में त्वर्ग है और तो है ही, त्र का निर्माण कैसे होता है? त्र के निर्माण में तो हलंत जोड़ र हलंत, ये बनता है त्र। तो वास्तव में ये तो है, तो के संयुक्त में लगा हुआ है रो, तो ये तो है। तो का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। लिरितु लसानाम दंताः, दंत होने के चलते बाद में चूंकि तो में दंत ध्वनि इसलिए भी दंत स्व हो गया। यहां भी वही स्थिति है, यहां भी च जो है तालु वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये जो विसर्ग टूट करके बदलेगा वो हमेशा तालव्य स्व में बदलेगा। तो हो जाएगा बालस चलती, हो जाएगा बालस चलती। संधि होने के बाद रूप बनेगा बालस चलती, यहां पर तालव्य स्व हो जाएगा। अस्तु अश्चुना अश्चु, ये जो सूत्र आपको याद होगा जो मैंने पहले चर्चा किया है व्यंजन संधि में। यही मैं कहा था शुरू में कि व्यंजन संधि का बहुत सारा विसर्ग संधि में आपको योगदान दिखाई देगा। तो वहाँ पर देखिएगा अस्तु अश्चुना अश्चु पढ़े थे कि स का जब च के साथ यदि मेल होता है तो वहाँ पर दंत स जो है वो वास्तव में तालव्य स्व में कैसे बदल जाता है, चूँकि बाद में चवर्ग होने के चलते। तो यहाँ अस्तु अश्चुना अश्चु से स जो है तालव्य स्व में बदल गया, तो इसलिए बालस चलती ऐसा उदाहरण बनता है। तो विसर्ग संधि में ये पहला हमने सूत्र देखा जिसमें कि विसर्ग स्व में बदलता है और किस किस कंडीशन में ये स्व में बदलता है वो आपने देखा। अब नेक्स्ट जो हम सूत्र देखेंगे
वो सूत्र फिर इससे बाद वाला होगा। ठीक है, तो उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा चाहिए। थैंक यू।